अच्छा जी, वेलकम बैक। आवाज़ आ रही है प्रॉपर मेरी? अब रेशो और प्रोपोर्शन के काफ़ी सारे कमेंट्स में आ रहा है जी, तो मैं पहले रेशो का क्वेश्चन करा देता हूँ और फिर प्रोपोर्शन पे जाते हैं, वो एरो मेथड वगैरह समझा देता हूँ। डायरेक्शन वाला भी चलें कर लेते हैं। मैं रेशो बता लूँ पहले, लिखें रेशो, टॉपिक लिखें जी रेशो। रेशो को ऐसे पंक्चुएशन के कोलन साइन से जाहिर करते हैं, ये पंक्चुएशन के कोलन साइन से जाहिर करते हैं। ये आप लोगों को स्क्रीन क्लियर है? जल्दी बोलेंगे भाई। इज इट विजिबल? अच्छा, अब रेशो के सवालों को पहचानना कैसे है, पहले इसका हिंट लिखेंगे जी। क्या हिंट्स होंगे, क्या हिंट्स होंगे जिससे हम रेशो के सवालों को पहचाने? रेशो के सवालों को हम पहचाने कैसे? ब्लर है जी अभी, इट्स नॉट क्लियर। अभी देखें जरा, अभी ठीक है? ओके जी। तो हिंट्स क्या होंगे रेशो के सवाल को पहचानने के लिए? वाजे वो वर्ड रेशो लिखेगा, रेशो वर्ड ना लिखे तो यूं कोलन लगाएगा। अगर कोलन वर्ड कोलन भी ना लगाए तो वो लिखेगा शेयर, शेयर ऑफ व्हाट? शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन, शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन। यानी रेशो के सवालों को, रेशो के सवालों को हम यूं पहचानेंगे जी। हिंट होंगे, या रेशो वर्ड लिखा होगा, या कोलन लगाएगा, या फिर वो लिखेगा शेयर, शेयर ऑफ सम डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी। अच्छा, रेशो का सिंपल मतलब क्या होता है जी? इसके एक एंगल तो सिंपल एंगल जो आता है उसमें आप कोई सी दो क्वांटिटीज हो ना, ए रेशो बी, आप मतलब लोग ए डिवाइडेड बाई बी। रेशो का मतलब डिवाइड, रेशो का मतलब डिवाइड, सिंपल एंगल तो ये। तो मैं अगर दोनों एंगल्स पे क्वेश्चन कराने लग गया तो फिर पूरे नहीं हो सकेंगे जितने आप जिस तरह से बता रहे हैं मुझे टॉपिक्स। तो आप पहले सिंपल एंगल ये आप खुद कर सकते हैं, ए रेशो बी। मैं शेयर वाला एंगल करा देता हूँ जी, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल करा सकता हूँ, वरना ये फिर पूरे पूरे टॉपिक्स कराने बैठ गया तो एक टॉपिक ही होगा। सेकंड एंगल जी, सेकंड एंगल ये मैं अभी आपको कराऊंगा शेयर्स वाला जी, शेयर्स वाला, राइट। इसके लिए आप लिख लें, एक एग्जांपल लिख लें, सीएसएस के पेपर से ही दे देता हूँ। CSS 2020 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी कर लें जी। CSS 2020 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर डी। अच्छा जी, आप लिख लें, स्टेटमेंट है जाहिद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी, जाहिद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ RS 17,50,000. His family had to pay off a debt of, his family had to pay off a debt of
1,50,000. 1,50,000. Rest of the money was to be distributed between a son and a daughter. Rest of the money was to be distributed between a son and a daughter. Between a son and a daughter. Find the share of each child. Find the share of each child. Find the share of each child if son receives double then daughter. जल्दी से लिखेंगे जी, क्विक. यार ये बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस तरह करते रहेंगे तो फिर मैं नहीं करा सकूंगा ना, किस तरह चलूंगा? 12 घंटे की क्लास तो नहीं है, मैं फिर एक एक करके टॉपिक पे चलता रहूं हैं. शॉर्टली मैं फिर रिवीजन में इस तरह ही बता सकता हूं ना, क्लास में तो हम डिस्कशन करते हैं बड़ी डिटेल. शॉर्टली वो जो ट्रिक्स यूज होती हैं, वो मेन जो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स हैं वो बता दूं मैं. जल्दी से लिखेंगे शाबाश. अच्छा देखो इधर कहता है जायद लेफ्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ दिस वन, हिज फैमिली हैड टू पे ऑफ अ डेट ऑफ 1,50,000. रेस्ट ऑफ द मनी वाज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड. देखें पहले तो पहचानो ना सवाल की स्टेटमेंट से, शेयर जो ही कहा हम समझ गए ये रेशो का एंगल है, ये रेशो का सेकंड एंगल है, सेकंड एंगल है रेशो का जी. सिंपल एंगल का तो ये मतलब होता है ना, ए रेशो बी मीन्स ए डिवाइडेड बाय बी. सिंपल एंगल्स तो ये होता है, सिंपल एंगल तो ये होता है, राइट. अब जो सेकंड एंगल है उसमें हमने शेयर कहा था जी. अब शेयर वाले सवाल जब भी आए ना, इनको कैसे टैकल करना है. देखो आपको कहता है जी एक सन है और एक डॉटर है, सन रेशो डॉटर लिखेंगे आप, क्योंकि हमें शेयर से पता चल गया कि ये रेशो, और रेशो को हम कोलन से जाहिर करते हैं, यूं लिख दिया. खुद कहता है कि सन रिसीव्स डबल, यानी इसकी जगह 2, डॉटर की जगह 1, तो ये रेशो लिख दिया हमने, ये रेशो लिख दिया हमने. ठीक है. अब याद रखो जब भी शेयर वाला एंगल आए रेशो का, जब भी रेशो का शेयर वाला एंगल आए, आपने रेशो को, जो गिवन रेशो उसको जमा कर लेना है, उसको ऐड कर लेना है. जो बात सीखने वाली है, जो माइंड में रखने वाली बात यह है, जब भी एंगल रेशो का ये एंगल आए जिसमें वो शेयर्स पूछे, आपको जो गिवन रेशो उसको जमा कर लिया करो, उसको ऐड कर लिया करो. तो आप इसको ऐड करो ना, 2 + 1 क्या आ जाएगा, जवाब आया 3. 3 का मतलब क्या लें, मतलब लेंगे इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के, इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के. भाई ये सिर्फ एक सवाल के लिए तो नहीं है, जब भी ये शेयर्स वाले सवाल आएंगे हम ऐसे ही करेंगे. ये शेयर वाले सवाल जब भी आएंगे, जो गिवन रेशो है उसको आपने ऐड कर लेना है, उसको आपने ऐड कर लेना है. तो यहाँ 2 सन का हिस्सा था, 1 डॉटर का हिस्सा था, तो इसको ऐड कर लिया. ऐड करके जाहिर है कुछ जवाब आएगा, ऐड करके कुछ जवाब आएगा. अब जो जवाब आया उसका मतलब क्या लेना है आपने, मतलब लेना है कि इतने पार्ट्स हैं किसी चीज के, मतलब 3 पार्ट्स हैं जी. अब शेयर लिखने का क्या तरीका होगा, मैं यहां लिख रहा हूं जी. शेयर लिखा कैसे जाएगा, मैं पहले जनरल लिख रहा हूं. लिखें अपने पास गिवन रेशो, हर सवाल में शेयर वाले हर सवाल में आपने यही करना है, गिवन रेशो डिवाइडेड बाय पार्ट्स ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड. ये लिख लें, जनरल लिखें पहले, फिर अपने सवाल पे आते हैं. व्हाट इज टू बी डिवाइडेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज टू बी डिवाइडेड
आर डिस्ट्रीब्यूटेड, ये आप जनरल लिख लें अलग करके, जरा जनरल लिखें। ये एक सवाल के लिए तो नहीं बताया मैंने, ये मैंने एक सवाल के लिए तो नहीं बताया भाई, ये जनरल बताया मैंने, जनरल बताया मैंने। क्विकली शाबाश। जब भी शेयर निकालो गिवन रेशो, ये सवाल में दी होगी, पार्ट्स डिवाइडेड, उसको ऐड कर लेना। जैसे यहां देखो ना 2:1, इसको ऐड किया तो 3 आया था ना। ये पार्ट्स इस तरह निकलते जो हमने पहले स्टेप में निकाल लिए होते हैं। ठीक है, आपको हम यूं ब्रैकेट से जाहिर करते हैं, मैंने परसेंटेज में भी लिखना सिखाया आपको। आप व्हाट इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिस भी चीज को डिवाइड करने जा रहे हो, जिस भी चीज को डिवाइड करने जा रहे हो। बात समझ रहे हैं आप भाई? सब सवालों में यही पैटर्न यूज करना है, एक सवाल के लिए नहीं बता रहा, जनरल यही होगा शेयर वाला जब भी आए। अब यही वाला, यही जो मैंने इनबॉक्स किया है, इसको मैं यूज कर देता हूं इधर जी। ऊपर वाली स्टेटमेंट में इरेज करूंगा। मुझे स्टेटमेंट उसने दी है ना, 17 लाख आपके पास लिखा हुआ है जी, 17,50,000 टोटल था, उसमें से 17,50,000 टोटल था, उसमें से 1,50,000 उसने डेट देना था ना, वो निकालो। बाकी जो रकम बचती है वो आपने शेयर्स निकालने जी। टोटल अमाउंट मैं इधर लिख रहा हूं, टोटल अमाउंट है 17,50,000। ठीक है, नेट अमाउंट जो डेट देने के बाद, नेट अमाउंट आफ्टर डेट, ये उसने खुद कहा है सवाल में ना कि कर्ज देना था उसने 1,50,000, तो निकालो इसमें से 17,50,000 में से आपने 1,50,000 निकाल दिया, ये तो बाकी बच गया 16 लाख। लाख में 5 जीरो होते हैं ना भाई, ये तो नेट अमाउंट कितनी हो गई फिर 16 लाख। नेट अमाउंट कितनी हो गई 16 लाख। अब हमने ये कहा है कि शेयर्स निकालने जा रहे हैं हम, सन का शेयर निकालो ना, तो सन्स शेयर इज इक्वल टू गिवन रेशो सन के लिए, ये यही वाला इनबॉक्स की हुई बात यूज कर रहा हूं। गिवन रेशो सन के लिए 2 है, डिवाइडेड बाय पार्ट्स 3। ऑफ को हम यूं लिखते हैं, ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड 16 लाख। ये सन का शेयर आ गया। इसी तरह लिखो, ये कर लो डिवाइड इसको। दूसरा जी डाटर्स शेयर कैसे लिखोगे, फिर ये यूज करनी है इनबॉक्स की हुई बात। देखो जरा, डाटर के लिए क्या है रेशो गिवन 1 है, डिवाइडेड बाय पार्ट्स कितने 3, ऑफ व्हाट इज टू बी डिवाइडेड 16 लाख को डिवाइड कर रहे हो ये। तो यूं निकालना है जी शेयर्स वाला एंगल जब भी रेशो का आए। ये कॉमनली पिछले 3-5 सालों में 4 दफा रेशो का सवाल आया है। ठीक है, और इसी के साथ 1-2 पॉइंट्स और भी सुन लो जरा, 1-2 पॉइंट्स अपने लिए और भी सुन लो। कभी ऐसा सवाल भी आ जाए ना, एक सवाल CSS 18 में आया था, उसने कह दिया था इस्लामिक शेयर निकालो, यही करना था, रेशो ही यूज करना था, लेकिन लोगों को इस्लामिक शेयर का ही नहीं पता था ना। तो उधर उसने ये कहा था कि हस्बैंड की डेथ हो गई, तो जब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो 1/8 विडो को मिलता है। ये अपने पास लिख लें, ये जनरल बात आपको पता होनी चाहिए। वैसे भी इस्लामियात में आप पढ़ते भी हैं ना, हैं? तो CSS 18 में उसने साथ साथ जनरल साइंस में मैथ तो चेक कर ही रहा था, आपकी इस्लामियात भी चेक कर रहा था। तो पता चला उसे कि इस्लामियात भी नहीं आती, इनको मैथ भी नहीं आती। ठीक है, तो इस्लामिक शेयर्स पता होने चाहिए आपको। जब हस्बैंड की डेथ हो जाए तो विडो को 1/8 मिलता है, और इस्लाम में सन को 2 पार्ट्स मिलते हैं, 2 पार्ट्स, और डॉटर को 1। ठीक है, हाँ अगर विडो की डेथ हो जाए तो हस्बैंड को कितना मिलेगा 1/4, फिर 1/4 हस्बैंड को। बात समझ रहे हो? जो भी रकम होगी ना उसका 1/8 विडो को मिलता है अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए, और अगर वाइफ की डेथ हो जाए तो हस्बैंड को कितना मिलेगा उस शेयर में से 1/4 होता है। ये विरासत के कवानीन पढ़ते हैं ना आप इस्लामियात में, हैं? ऑब्जेक्टिव भी आया होता है, विरासत के कवानीन इस्लाम में कब आए थे पता है? 3 हिजरी। अच्छा, नेक्स्ट लिखो जी,
प्रोपोर्शन का एक क्वेश्चन, जरा वो एरो मेथड भी समझा देता हूं मैं। एरो मेथड, एरो मेथड जी, उसको भी समझ लेते हैं जरा। प्रोपोर्शन भाई क्लास में कराते हुए एक टॉपिक के मैं 5-8 सवाल कराता हूं, लेकिन इधर रिवीजन क्लास में इतने नहीं हो सकते ना, फिर मैं एक ही टॉपिक पढ़ाऊंगा। तो मेन चीज़ें बता रहा हूँ, राइट, क्योंकि इस टाइम आपका पढ़ने का टाइम तो नहीं है ना, ये तो आपका रिवाइज करने का टाइम है। डेफिनेटली आपने चीज़ें पढ़ी होंगी। जल्दी से शाबाश। प्रोपोर्शन का भी लिख लें जी एक सवाल, प्रोपोर्शन, उस पे मैं एरो मेथड आपको समझा देता हूँ। प्रोपोर्शन के सवाल जब भी आए एरो मेथड लगाना, मैं 5-10 मिनट लगा देता हूँ एरो मेथड पे, तो स्लोली समझा देता हूँ एरो मेथड। तो एक दफ़ा एरो मेथड समझ गए, प्रोपोर्शन के सवाल आप कर लें, ठीक है। लिखो शाबाश, प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम ऐसे 4 डॉट से जाहिर करते होते हैं ना, प्रोपोर्शन, इसको 4 डॉट से जाहिर करते होते हैं ना। क्या जी प्रोपोर्शन? इट इज द इक्वालिटी ऑफ डिफरेंट रेशियोज, इक्वालिटी ऑफ डिफरेंट रेशियोज, उसको प्रोपोर्शन कहते हो ना, ठीक है। दो डिफरेंट रेशियोज उनकी इक्वालिटी हो, दो डिफरेंट रेशियोज उनकी इक्वालिटी हो, उसको हम प्रोपोर्शन कहते हैं। देखो एक रेशो हो ना, ए रेशो बी, रेशो को हमने कॉलम से जाहिर किया, अभी सीखे। इधर हो सी रेशो डी, एन की इक्वालिटी की बात हो रही है, उसको प्रोपोर्शन कहते हैं। ए रेशो बी, और बीच में इधर 4 डॉट्स लगा देता हूं मैं, प्रोपोर्शन को जाहिर करते हैं 4 डॉट्स, सी रेशो डी। इक्वालिटी की जगह प्रोपोर्शन लिख दिया ना, 4 डॉट्स लगा दिए, 4 डॉट्स लगा दिए, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं एरो मेथड समझाने से पहले मुझे उधर टाइप्स यूज़ करनी पड़ेंगी प्रोपोर्शन की, तो आप लिख लें जी, 2 टाइप्स लिख लो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन की 2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, जल्दी से शाबाश। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? एक क्वांटिटी बढ़ाओ तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, एक क्वांटिटी बढ़ाओ तो कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, हम कहते हैं यार ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। या एक क्वांटिटी कम करो, कॉरेस्पॉन्डिंगली दूसरी भी कम हो, हम कहते हैं यार ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। नहीं, एक जैसा रिलेशन। मसलन देखो ना, आप जब गाड़ी चलाते हो तो आप गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव से फोर्स बढ़ाते हो ना, जब गाड़ी के एक्सेलरेटर पे पाँव से फोर्स बढ़ाते हो गाड़ी की स्पीड भी बढ़ती है, तो हम कहेंगे यार गाड़ी के एक्सेलेरेटर पे लगाएगी फोर्स, गाड़ी की स्पीड के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। ये मतलब होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का या डायरेक्ट रिलेशन का। इनवर्स क्या है? गाड़ी चलती हुई जा रही है, ब्रेक पे आहिस्ता आहिस्ता फोर्स बढ़ाओ, ब्रेक पे फोर्स बढ़ाते जाते हो, गाड़ी की स्पीड कम होती जाती है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शन, ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनवर्स समझे? ठीक है जी। अब प्रोपोर्शन के सवालों के लिए मैं एरो मेथड समझाने लगा हूं जी। तो एरो मेथड हम समझते हैं इधर। अच्छा, प्रोपोर्शन के सवालों की पहचान कैसे होगी? पहचान क्या है प्रोपोर्शन के सवालों की? एक क्वांटिटी का दूसरी क्वांटिटी के साथ कोई रिलेशन बता रहा होगा। प्रोपोर्शन लफ्ज नहीं लिखेगा, कभी भी प्रोपोर्शन लफ्ज नहीं लिखता। आप नोट करें, कभी भी प्रोपोर्शन लफ्ज नहीं लिखा होगा, हमेशा एक क्वांटिटी का दूसरे के साथ कोई रिलेशन बता रहा होगा। कहेगा इतने रुपीस उसकी इतनी शर्ट्स मिलती हैं, इतने रुपीस की इतनी शर्ट्स, अब कितने रुपीस हों तो इतनी शर्ट्स आए, इस तरह की चीजें। मतलब एक क्वांटिटी के दूसरे के साथ रिलेशन बताए जब, तो तब हम कहते हैं यार ये प्रोपोर्शन का सवाल, वरना प्रोपोर्शन वर्ड नहीं लिखता वो। अच्छा, अब
आप लिख लें, एग्जाम्पल लिखें एक, मैं CSS के पेपर से दे देता हूँ एग्जाम्पल। CSS 2020 है, क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट सी है जी, इससे रिलेटेड है जो CSS 2020 क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट नंबर डी, सॉरी पार्ट नंबर सी। वाजे आप देख सकते हैं पेपर लिखा हुआ है, a group of 50 men can construct 20 kilometer road. 50 men can construct 20 kilometer road in 40 days. 20 kilometer road in 40 days. How long will 70 men take? 70 men take to complete the same length of road. To complete the same length of road. Same length of road. आप सवाल लिखें जी, फिर मैं एरो मेथड पहले जनरल समझाता हूं, फिर इसके ऊपर लगा देता हूं। जल्दी से शाबाश, इसके ऊपर हम एरो मेथड लगाने लगे हैं। देखो सवाल की पहचान कहता है इतने मैंने इतने दिनों में काम कर, 40 दिनों में इतनी रोड कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जी, यानी ये कुछ रिलेशन बता रहा ना, मैन का रिलेशन विद लेंथ ऑफ द रोड एंड इतने डेज। ठीक है, अब इसमें आप अपने पास 3 स्टेप्स लिखें जी, एरो मेथड लगाएंगे, इस पे एरो मेथड लगाएंगे। एरो मेथड में 3 स्टेप्स हैं जी। पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट अ टेबल, कंस्ट्रक्ट अ टेबल। दूसरा आप लिखें जी ड्रा एरोज, तीनों पॉइंट्स लिखें, मैं समझा देता। तीसरा लिखें सॉल्व द प्रोपोर्शन, सॉल्व द प्रोपोर्शन। जल्दी से शाबाश, तीनों पॉइंट्स लिखें। ये जनरल एरो मेथड बता रहा हूं, पहले मैं जनरल एरो मेथड बता रहा हूं मैं पहले। अच्छा जी, मैं समझाने में 5 मिनट लगा सकता हूँ, स्लो समझाऊंगा, बस एक दफ़ा इस मेथड को सीखना है भाई। सारे क्वेश्चंस पे ये लगाएंगे फिर आप, ठीक है। सॉल्यूशन में पहला स्टेप कंस्ट्रक्ट अ टेबल। क्या कह रहे हो? टेबल कंस्ट्रक्ट करो। टेबल कैसे बनता है? रोज और कॉलम से। हम समझते हैं डेटा को टेबुलर फॉर्म में लिखो, हम कॉमनली कह रहे होते हैं, मतलब रोज और कॉलम्स बनाओ, तो रोज और कॉलम्स बनाओ जी। तो ये रोज और कॉलम्स बना दिए और इसमें डेटा लिख दो। देखो आपके पास मैन है, डेज हैं, लेंथ है रोड की, हाँ, तो आप लिखें जी मैन लेंथ ऑफ रोड, फिर डेज। जो जो डेटा दिए हुए है ना बस उसको लिखते जाओ। मैन कितने हैं जी? 50, लेंथ ऑफ रोड 20 किलोमीटर, डेज कितने हैं जी? 40। फिर कहता है 70 मैन हो जाएं। अब लेंथ ऑफ रोड सेम है, सेम लेंथ का है ना उसने, ये देखो सेम। और कितने डेज लगेंगे? हाउ लॉन्ग, मतलब कितने दिन लगेंगे। एक्स नहीं पता ना, एक्स यू हैव टू फाइंड, एक्स यू हैव टू फाइंड। भाई आप लोगों के हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस आ रही है,
कोडिंग डिकोडिंग पता नहीं रेट्स और ये सारे फिर मैं किस तरह करा लूँ? अभी एक जो टॉपिक चल रहा है इसको तो चलने दो ना, हैं? ये तो समझो पहले, यहां तक पहला स्टेप समझ गए हो? पहला स्टेप समझ गए हो? कंस्ट्रक्ट अ टेबल। जल्दी से भाई बताएंगे मुझे, यहां तक समझ गए? सेकंड स्टेप, इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सीखना आपने कि एरोज किस तरह ड्रा करने। अब बोर्ड पे देखो जरा, आपने एरो लगाने शुरू करने हैं एन अननाउन वाले कॉलम, यानी जिधर एक्स है, यानी जिधर एक्स है। और कैसे लगाएंगे? आप अननाउन टू नाउन लगाया करें, अननाउन टू नाउन, अननाउन टू नाउन, यानी एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ, एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ। ठीक हो गया? मैंने ये कहा है एरो लगाने का क्या तरीका है। आप एरो लगाना शुरू करेंगे अननाउन वाले कॉलम से, अपने कॉलम ऑफ इंटरेस्ट से। आपका सारा इंटरेस्ट कहां है? आपका सारा इंटरेस्ट तो एक्स पर है, एक्स इज अननाउन, एक्स इज अननाउन। ठीक है, अब एक्स से मालूम वैल्यू की तरफ लग गया। समझिएगा जरा, बोर्ड पे देखो। अब ये जो नाउन कॉलम है, मालूम कॉलम है, इसमें एरो लगाना चाहता हूं मैं, इसमें एरो लगाना चाहता हूं मैं। जिस भी मालूम कॉलम में एरो लगाना है, उस मालूम कॉलम को आपने कंपेयर करना है अननाउन के साथ। ये मैं लिख रहा हूं आपकी समझ के लिए। ये जिस भी नाउन कॉलम में एरो लगाना है ना, उस नाउन कॉलम को आपने कंपेयर करना है अननाउन कॉलम के साथ। अननाउन कॉलम के साथ कैसे कंपेयर करना है जरा समझें पहले, समझें पहले जरा। कंपेयर यूं करना है जी, मैन और डेज की बात होगी। मैन ज्यादा कर रहे हैं तो रोड कंप्लीट होने में दिन ज्यादा लगेंगे या कम? बंदे ज्यादा करें तो दिन कम लगेंगे या ज्यादा? भाई बंदे ज्यादा कर दें, रोड कंप्लीट होने में दिन ज्यादा लगेंगे या कम? जी आप बताएंगे, बोलेंगे तो तब मैं आगे चलूंगा ना। कंपैरिजन करने का ये मतलब है, मैन ज्यादा करें, बंदे ज्यादा करें, कम दिन लगेंगे रोड कंप्लीट होने में ना। तो इसका मतलब है बंदे ज्यादा करो, दिन कम लग रहे हैं। ये तो इनवर्स हुआ ना, फिर ये तो इनवर्स हुआ। एक चीज बढ़ाओ दूसरी कम हो जाए, एक चीज बढ़ाओ दूसरी कम हो जाए, ये तो इनवर्स होता है। इनवर्स का मतलब है टोटली अपोजिट। जैसा एरो इसका वैसा इसके टोटली अपोजिट एरो इधर लगाओ। इनवर्स का तो ये मतलब होता है, लाइक दिस। इज इट क्लियर? अब यहां एक और कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो भी सुनो जरा। स्टूडेंट इधर देख रहे थे, सारे बंदे पहले 50 थे, अब 70 हो गए। मैं 50 और 70 देख रहा था क्या? मैं यहां से कंपैरिजन कर रहा हूं भाई, यहां से ये हेडिंग्स, यहां से कंपैरिजन नेचर ऑफ द क्वांटिटी से डिसाइड कर रहा हूं कि डायरेक्ट है या इनवर्स है, डायरेक्ट है या इनवर्स है। ये वैल्यू डेटा नहीं देख रहा मैं, ऊपर से हेडिंग्स देख के। ये याद रखो, ये कॉमन मिस्टेक करते हैं। ठीक हो गया? ये समझ गए? अब इधर देखना, फिर ये दूसरे नाउन कॉलम में एरो लगाना लगाऊं, फिर बात रिपीट होगी। लेंथ ऑफ द रोड और डेज, लेंथ ऑफ द रोड और डेज, इनको आपस में कंपैरिजन करना है। यानी हर नाउन को हमेशा कंपेयर अननाउन के साथ ही करना है आपने। आल तो इधर लेंथ ऑफ द रोड सेम है वैल्यू में भी, लेकिन जनरल आपने ऊपर हेडिंग्स देख के कंपेयर करना है ना। अगर लेंथ ऑफ द रोड ज्यादा हो, अगर लेंथ ऑफ द रोड ज्यादा हो तो दिन ज्यादा लगेंगे ना उसको कंप्लीट करने में, हैं? लेंथ ऑफ द रोड अगर ज्यादा हो, दिन ज्यादा लगेंगे या कम? भाई रोड की लेंथ ज्यादा है, उसको कंप्लीट करने में दिन तो ज्यादा लगेंगे, क्योंकि हम इन दो को कंपेयर कर रहे हैं ना, दिनों के साथ कंपेयर कर रहे हैं, डेज आना उन्हें। इसका मतलब ये तो डायरेक्ट हो गया, ये तो डायरेक्ट हो गया।
तो डायरेक्ट मीन सेम डायरेक्शन, तो जैसा एरो इसका वैसा ही एरो फिर इसका, ये सेम डायरेक्शन। यूं एरो लगाए जाते हैं। देखें, एक में ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन बन गया, एक इनवर्स बन गया, एक डायरेक्ट बन गया, एक इनवर्स बन गया। बात समझो? ये सेकंड स्टेप का ये मतलब था। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप, थर्ड एंड द लास्ट स्टेप दैट इज प्रोपोर्शन को सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व करने का तरीका कार ये है, ये जो अननोन है ना, पहले सुनो भाई, जो भी नाउन कॉलम है जितने भी हों, एक है दो है, वो मल्टीप्लाई करके इक्वल की दूसरी साइड रखो। अब इसी बात को मैं जरा बोर्ड पे परफॉर्म करके बताऊं तो कुछ यूं है, ऊपर लिख रहा हूं, इधर देखिएगा जरा, पहले समझो। मैंने कहा अननाउन इक्वल के एक साइड रखना है, तो इक्वल के एक साइड रख रहा हूं जी, x/40 ये इक्वल के एक साइड। जितने भी मालूम कॉलम है मल्टीप्लाई करके इक्वल की दूसरी साइड, मल्टीप्लाई करके इक्वल की दूसरी साइड। तो आप देखना जरा, 50/70 मल्टीप्लाई करके का 20/20, 20/20। अब आपने एक बात नोट की है, मैं उधर उधर जा रहा हूं जिधर मुझे एरो हेड लेके जा रहा है। ये देखो, पहले मैंने x लिखा है, बाद में 40, क्योंकि एरो मुझे लीड कर रहा था ना, x पहले तो 40 बाद में। पहले x से गुजरा हूं, बाद में 40 पे गया हूं, पहले x से गुजरा हूं, बाद में 40 पे गया हूं। देखें, मैंने लिखा 20/20, 20 से 20 की तरफ जा रहा था। इधर 50/70, पहले 50 से एरो गुजरा, बाद में 70 पे पहुंचा। ठीक है, तो बस ये तो सेम वैल्यूज कट जाएंगी, तो ये कट जाएगा इसके साथ, तो x निकाल लो ना, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 40, 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 40। ठीक है जी, तो ये क्या आ जाएगा जी, 200 डिवाइडेड बाय 7। तो ये इसको काट लो इसके साथ जी, 28.5 हो जाएगा। तो 28.5 क्या पूछा था, डेज निकालने थे ना, इतने डेज। तो x इज इक्वल टू इतने डेज आ गए जी, x इज इक्वल टू इतने डेज आ गए जी। ठीक हो गया, बात समझियो? तो एरो मेथड ये होता है। क्लियर है, या मैं एक दफा रिपीट कर दूं फिर? इज इट क्लियर? तो ये 3 स्टेप्स आपके माइंड में हो जी, इस तरह से चलना है आपने। यानी आप हमेशा एरो हमेशा लगाएंगे आप अननाउन टू नाउन, अननाउन टू नाउन। पहला एरो उधर लगेगा हमेशा x से मालूम वैल्यू की तरफ, और दूसरे जितने जिस नाउन कॉलम में एरो लगाना है ना, और उस नाउन कॉलम को अननाउन के साथ कंपेयर करना बारी बारी। वैल्यूज नहीं देखनी है, ऊपर देखना आपने हेडिंग्स देख के, राइट? चलो जी, ब्लड रिलेशन का भी एक सवाल लिख लो जल्दी से, जल्दी से एक सवाल लिख लो जी ब्लड रिलेशन का भी। ब्लड रिलेशंस में मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, फिर उसके ऊपर समझा देता हूं। आप लिख लें किस तरह के सवाल, एक्स वाई जनरल लिख रहा हूं, आर ब्रदर सिस्टर, एक्स वाई आर ब्रदर सिस्टर, सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड, सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड, एक्स इज सन ऑफ सी, X is son of C, F is sister of D, F is sister of D. How?
y is related to f, y is related to f। लिख लें जी जल्दी से, शाबाश। अच्छा, एक सवाल को, ये तो मैंने सैंपल लिखा है ना, इसी को तो नहीं रटा लगाना आपने। आपने तो ये सीखना है इस तरह के सवाल आए कैसे टैकल करने, इसके ऊपर तो जनरल करके सीखेंगे ना। स्टेटमेंट लिख ली। अब इसके लिए आप कुछ सैम्पल्स यूज कर लें जी। मैं अभी इस सवाल को नहीं हल कर रहा, जनरल पहले जनरल बता रहा हूं जी, ट्रिक। आप कुछ सैम्पल्स यूज कर लें। मसलन मेल हो ना, मेल को आप बक्स से जाहिर किया करो, फीमेल हो उसको आप सर्कल से जाहिर कर दो, और हस्बैंड वाइफ हो, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड चूंकि मेल है ना तो बॉक्स, वाइफ चूंकि फीमेल है तो सर्कल, बीच में इक्वल लगा दिया करो, सो दैट इक्वलिटी ऑफ राइट्स इज इंश्योर्ड। है, दोनों के राइट्स बराबर हो जाए ना, इक्वलिटी लगा दो बीच में। ठीक है। इसी तरह अगर ब्रदर सिस्टर हो, अगर ब्रदर सिस्टर हो, ब्रदर चूंकि मेल है ना तो बॉक्स से जाहिर करते हैं ना मेल को, सिस्टर चूंकि फीमेल है सर्कल, बीच में ऐसे डबल एरो लगा दो, डबल एरो लगा दो, इसका मतलब लेंगे ब्रदर सिस्टर। ठीक है। और अगर चाइल्ड बच्चा है तो उसको आप सिंगल वर्टिकल एरो से शो करो, यूं सिंगल वर्टिकल एरो से। एक बच्चा है तो एक एरो वर्टिकल, ज्यादा है तो ज्यादा वर्टिकल एरोज लगा देना। ठीक है। ये जनरल सैंपल्स हैं, एक दफा याद कर लेंगे। अपने सवाल की बात ही नहीं हुई अभी, ये तो जनरल एक दफा आप याद करेंगे, सारे सवालों पे फिर ये अप्लाई कर लेंगे आप। ठीक है। अब सॉल्यूशन पे आओ, जरा बोर्ड पे देखना भाई। कहता है एक्स वाई आर ब्रदर सिस्टर, सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड, एक्स इज सन ऑफ सी, सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड, सी इज वाइफ, वाइफ इज फीमेल, फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, डी इज हस्बैंड, husband is male, male is represented by box, both are wife and husband, so equality is there। वही husband wife को हमने इक्वल से जाहिर किया था ना, वही किया इधर भी फिर। ठीक है। फिर x is son of c, x is son of c, c का सन बनाना है, बोर्ड पे देखो, सन, सन मीन चाइल्ड, चाइल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल एरो, ये लिखा हुआ है सिंबल। ठीक है। तो एक्स है सन ऑफ सी, चाइल्ड कौन सा है, सन है, सन मीन मेल, बक्स से बनाओ, और कौन है वो एक्स, पहली लाइन में भी कुछ कहा था ना, एक्स वाई आर ब्रदर सिस्टर, एक्स वाई आर ब्रदर सिस्टर, एक्स वाई आर ब्रदर सिस्टर। ठीक है। अब एक्स अगर सी का बेटा है तो वाई फिर सी की बेटी होनी चाहिए ना, तभी ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। सी की बेटी बनाओ, बेटी मीन चाइल्ड ना, बेटी भी चाइल्ड है ना, चाइल्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल वर्टिकल एरो, लेकिन वो चाइल्ड कौन है, बेटी, तो बेटी इज फीमेल चाइल्ड, तो सर्कल बना दिया, कौन है वो, वाई, यही बोला था ना। अब ये एक्स और वाई दोनों आपस में बहन भाई हैं, तो बहन भाई ऐसे डबल एरो से शो करते ना, तो कर दिया। ठीक है जी। और लास्ट लाइन, एफ इज सिस्टर ऑफ डी, डी की सिस्टर बनानी है, सिस्टर मीन फीमेल, रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, तो एफ इज सिस्टर ऑफ डी, सिस्टर ब्रदर, ब्रदर सिस्टर, ऐसे डबल एरो से शो करते ना। अब हमें कहता है हाउ वाई इज रिलेटेड टू एफ, ये पूछा है, देखो इधर, वाई तो सी की बेटी है, सी की बेटी है तो डी की भी बेटी ही होगी ना, क्योंकि सी और डी तो हस्बैंड वाइफ है, सामने नजर आ रहा है इक्वलिटी है। ठीक है। इसका मतलब है डी की बेटी है। अब एफ और डी आपस में क्या है, एफ और डी आपस में बहन भाई है, एफ के भाई की बेटी, तो भाई की बेटी क्या होती है जी, भतीजी, तो इट मीन्स, दिस मीन्स वाई इज नीस, नीस ऑफ एफ, वाई इज नीस ऑफ एफ, वाई इज नीस ऑफ एफ। ठीक हो गया जी, बात समझ गए।
अब ये पेपर में ये ना बनाना, ये तो आपकी आसानी के लिए ना, ये तो ट्रिक है आपकी आसानी के लिए, ट्रिक पेपर में नहीं लिखनी होती, ट्रिक तो आपकी आसानी के लिए। ये जब आपको लगे यार सवाल हल हो गया, फिर इसको अटेम्प्ट कैसे करना होता है, सेंटेंसेस की फॉर्म में। मसलन यही सेंटेंस लिख देना, सी एंड डी आर हस्बैंड, वाइफ एंड हस्बैंड, इसी को सेंटेंस बना लो, सी एंड डी आर वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, एफ इज सिस्टर ऑफ डी, एफ इज सिस्टर ऑफ डी। ठीक है, इसी तरह ये लिखेंगे। चलें जी, डायरेक्शन वाला एक सवाल भी कर लें, तो फिर मैं आपको एक डायरेक्शन वाला सवाल भी कर लें। डायरेक्शंस पे भी क्वेश्चंस आ रहे होते हैं तो वो भी लिख लीजिए। अच्छा जी, डायरेक्शन वाले सवालों में जो कॉमन कॉन्सेप्ट जो यूज हो जाता है दैट इज पाइथागोरियन थ्योरम। आप लिख लें पहले, पाइथागोरियन थ्योरम। ज्योमेट्री पढ़ेंगे ना, मैंने कहा है, अभी नहीं पढ़ेंगे तो आपने खुद पढ़ना है, जो मैंने आपको एक टॉपिक्स लिखवाए थे ना उसमें से ज्योमेट्री भी है। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या है जी, ये रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल है। पहली बात, रिलेटेड टू राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल किस तरह की होती है भाई, लाइक दिस, ये होती है ना राइट ट्रायंगल, लाइक दिस। अब राइट ट्रायंगल के अंदर आपके पास तीन साइडें, इनके खास नाम हम देते होते थे इनको छोटी क्लासों में। इसको आप कहते थे हाइपोटेन्यूज, इधर कुछ एंगल थीटा रख लें रेफरेंस एंगल, तो इसको हम कहते होते थे बेस, और इसको हम कहते होते थे परपेंडिकुलर। ये तीन साइडों के नाम थे ना भाई, ये तीन साइडों के नाम थे ना, हाइपोटेन्यूज बेस एंड हाइपोटेन्यूज बेस एंड परपेंडिकुलर। ये आपने छोटी क्लास में पढ़े तो वही याद करा रहा हूं। इन डायरेक्शंस वाले सवालों में ये क्यों बता रहा हूं पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्यों, पाइथागोरस साइंटिस्ट था ना, जिसको आपने पढ़ा था उर्दू मीडियम में पढ़ा, जिसने उसने पढ़ा होगा फीसागोरस, या आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते ना, हैं, पहला फिलासफर फीसागोरस ही था ना, पाइथागोरियन, उसी के बेस पाइथागोरियन थ्योरम है। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्यों बता रहा हूं, डायरेक्शंस वाले सवालों में काम आता है हमें, इसलिए बता रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, ये पाइथागोरियन थ्योरम हमें, इसकी स्टेटमेंट क्या होगी, आप लिख लें, स्टेटमेंट इसकी होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये स्टेटमेंट है ना इसकी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपने बेसिक ज्योमेट्री में पढ़ा। अब ये हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर क्या है, ये राइट ट्रायंगल की साइडों के नाम है, नथिंग एल्स, राइट ट्रायंगल की साइडों के नाम है ये। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज ये टेढ़ी साइड है इंक्लाइंड, और बेस और परपेंडिकुलर दूसरी दो साइडें। फंक्शन क्या होता है इसका, फंक्शन इसका ये है, कोई सी दो साइडों की लेंथ आपको दी होगी पेपर में, तीसरे की लेंथ आप मालूम कर लेंगे। ठीक है जी, डायरेक्शंस वाले सवालों में पहली चीज जो काम आती है वो है जी पाइथागोरियन थ्योरम, इसलिए मैंने इस पर डिबेट कर दिया आपको। दूसरी चीज आप लिखें, वो पूछता है आपसे हाउ फार इज ई आर शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, यूं पूछता है, यूं लिखा हुआ होगा,
हाउ फार इज ही और शी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। जब वो हाउ फार पूछे ना तो हाउ फार का मतलब आपने लेना डिस्प्लेसमेंट। हाउ फार मीन्स डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट्स के दरमियान स्ट्रेट लाइन, शॉर्टकट डिस्टेंस। तो दूसरी बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं, वो पूछते हैं हाउ फार, वो टोटल जमा करके आ जाते हैं स्टूडेंट्स। भाई हाउ फार मींस डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टकट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। दूसरी बात आपको ये पता हो, देखो ना ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ए से बी इस रास्ते से भी जाते हैं, इस रास्ते से भी जाते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट भी है ना ए से बी, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। हाउ फार का ये मतलब है, हाउ फार का ये मतलब है। तो दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए जी, दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सर माजिद रजा चौधरी अस्सलाम वालेकुम, आप भी आ गए क्लास में। अच्छा जी, तो सेकंड पॉइंट ये था जी। थर्ड पॉइंट, आपको जो थर्ड पॉइंट पता होना चाहिए डायरेक्शंस वाले सवालों के लिए, वो आपको ये पता हो, आपको जनरल डायरेक्शंस ड्रा करनी आती हों, आपको जनरल डायरेक्शंस ड्रा करनी आती हों। बोर्ड पे देखना ज़रा, तीसरा पॉइंट, जनरल डायरेक्शंस किस तरह ड्रा की जाती हैं, ये पता होना चाहिए। देखें जी, जनरल डायरेक्शंस हम कहते हैं किसको हैं, ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, इनको कहते हैं। भाई मैं 3 पॉइंट्स जनरल बता रहा हूं, ये तीनों पॉइंट्स जनरल बता रहा हूं, ये काम आते हैं हर डायरेक्शन वाले सवाल में, ये यूज होंगे ना, तब बता रहा हूं पहले, ठीक है। तो डायरेक्शन वाले सवाल मैंने कहा जी जनरल डायरेक्शन आती हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये कैसे ड्रा करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे ड्रा करेंगे भाई। ये ड्रा करने के लिए हमें आल में बैठे हुए हम नहीं देख सकते भाई इधर किधर सूरज तुलू हो रहा आल में तो हम देखें उसको ईस्ट बोले, नो नो। हम ये करेंगे जिस भी जगह बैठे होंगे हाल में, हम जिस भी जगह बैठे होंगे अपना राइट हैंड देखेंगे। अपना राइट हैंड तो आप सबको पता है ना, है हाल में बैठे हुए सूरज का नहीं पता चलता अगर किधर मशरक है, अपना राइट हैंड तो आप सबको पता है ना। अपना राइट हैंड देखा करो, उसको ईस्ट कह दिया करो जिधर भी बैठे हुए हो हाल में। अपना लेफ्ट हैंड देखो, उसको वेस्ट कह दो। टॉप नॉर्थ, बॉटम साउथ, है टॉप आपकी नोज तो बॉटम आपके शूज, याद रहेगा। अपना राइट हैंड देखो दैट इज ईस्ट, अपना लेफ्ट हैंड देखो दैट इज वेस्ट, अपनी नाक देखो दैट इज नॉर्थ, और अपने शूज देखो दैट इज साउथ, राइट। तो हम यूं ड्रा करेंगे फिर, अपना राइट हैंड ये ईस्ट है, लेफ्ट हैंड ये वेस्ट है, ये टॉप नॉर्थ है, बॉटम साउथ है। यूं जनरल डायरेक्शंस ड्रा करना, यूं जनरल डायरेक्शंस ड्रा करना। मैंने आपको 3 बातें बताई हैं डायरेक्शंस वाले सवालों के लिए। अब मैं ये डायरेक्शन का एक क्वेश्चन देता हूं, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे, ठीक है। हेलो, ध्यान में रखेंगे। अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं, अप्लाई कर लेते हैं जी, बस 5-1 मिनट। छोटी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं जी, आपको आइडिया हो जाएगा जी। तीनों चीजें लिखो। एग्जाम्पल नंबर 1 कर लें। मेरे पास स्टेटमेंट है, रीना वॉक्ड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट
10 feet. Then she turned to the right. Then she turned to the right and walked 14 feet. Again she turned to the right. 14 in 3 feet. 3 feet. Again she turned to the right. Again she turned to the right and walked 14 feet. How far is she from A? आप स्टेटमेंट लिखें जी, फिर सॉल्व कर देते हैं इसको। जल्दी से शाबाश भाई, फरमाइशें तो बहुत आ रही हैं आपकी तरफ। अब क्या करूं मैं, इतनी क्लास होती है, फिर रिवीजन में इतना ही टाइम है ना। हाँ जल्दी से स्टेटमेंट लिख लिया जी। आप देखना इधर, जो ही ईस्ट बोला है ना, इससे आप समझ जाया करो यार जनरल डायरेक्शंस की बात हो रही है, जनरल डायरेक्शंस की बात हो रही है। तो जनरल डायरेक्शंस ड्रा करने का तरीका सीखा है ना हमने, कैसे क्या करते हैं आप जनरल डायरेक्शन। अपना राइट हैंड देखेंगे उसको ईस्ट, लेफ्ट हैंड देखेंगे वेस्ट, टॉप नॉर्थ, बॉटम साउथ। जनरल डायरेक्शन तो यूं ड्रा करते हैं, ठीक है। अब कहता रीना वॉक फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट। ए किसी एक जगह फिक्स कर लो, ये ए है जी, ईस्ट की तरफ जा रही है रीना, तो ये ईस्ट की तरफ गई। बी पॉइंट पे पहुंचती है और कितना मूव करती है जी, 10 फीट। देखो जिधर जिधर वो कहता जा रहा है हम उधर उधर चलते जाएंगे। ठीक है, ए से बी की तरफ चलते हुए रीना 10 फीट मूव कर। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 3 फीट। बोर्ड पे देखो सर, शी टर्न टू द राइट, शी टर्न टू द राइट। रीना का राइट देखना। अब अपना राइट लेफ्ट तो सिर्फ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के लिए ना, अब रीना का राइट देखना है। रीना का मुंह ईस्ट की तरफ है, इसका राइट हैंड नीचे बनेगा ना, ये कितना मूव करती है, 3 फीट। अगेन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14 फीट। दोबारा वो राइट टर्न करती है और 14 फीट टर्न करती है जी, 14 फीट डिस्टेंस कवर करती है। अब रीना का मुंह नीचे की तरफ है, साउथ की तरफ, इसका राइट हैंड इधर बनेगा ना, तो ये इस तरफ मूव करे और कितना मूव करे जी, 14 फीट। 10 तो यहां तक बनता है ना, ये डी पॉइंट हो गया। थोड़ा और आगे जाना पड़ेगा, 4 फीट और आगे जाना पड़ेगा ताकि 14 बने ना। इसको मैं कहूंगा जी ई पॉइंट। अब हमें कहता है हाउ फार, ये बात असल में मैंने हाईलाइट की थी। हाउ फार का मतलब होता है शॉर्टकट, शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टकट। ठीक है, तो शॉर्टकट डिस्प्लेसमेंट क्या बनता है जी, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के दरमियान शॉर्टकट तो ये है, यानी ए ई यू हैव टू फाइंड, ए ई यू हैव टू फाइंड। ठीक है जी। अब देखें ना, ये तो 4 है, ये 3 है, तो इसके बिल्कुल इक्वल है ना ये भी, तो ये भी 3 हुआ, तो राइट ट्राइंगल नहीं बन गई। एक साइड 3 फीट है, दूसरी साइड 4 फीट है। 2 साइडें मालूम है, 2 साइडों की लेंथ मालूम है, तीसरी की लेंथ मालूम कर सकते हो ना, तीसरी की लेंथ मालूम कर सकते हो ना। मेरी बात समझ रहे हैं आप। तो अब आप लगाएं ना पाइथागोरियन, वो जिसकी मैं बात कर रहा था कि आपने पढ़ा इसको छोटी क्लासों में ना, फिसागोरस के नाम से। तो लगाओ पाइथागोरियन थ्योरम, इधर ही तो काम आता है हमें डायरेक्शंस निकालने के लिए, इसलिए पहले बताया। तो वो क्या था जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। लिखें आप, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। तो वो क्या होता है जी, टेढ़ी साइड का स्क्वायर, जिसको हाइपोटेन्यूज कहा था। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है जी, ए ई, इसका स्क्वायर
इज इक्वल टू दूसरी दो साइडों का स्क्वायर और सम कर लो, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9, तो ए ई स्क्वायर रूट ले लेंगे ना दोनों तरफ, तो ये क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 25, तो बाहर आके 5 यूनिट वो वाले जो सवाल में दिए होंगे जी, 5 फीट, 5 फीट जी, ये स्क्वायर रूट 25 था तो 5 फीट आ गया जी। ठीक हो गया जी। समझ गए यहां तक? हेलो सलाम, मैं क्लास में हूँ, बस 2 मिनट में नीचे आता हूँ, आप उधर ही खड़े हो, इधर ही क्लास है। ठीक है जी, यहां तक समझ गए? अच्छा जी, कोई पूछ रहा था एलसीएम एचसीएफ के क्या हिंट हैं, लिख लो, जल्दी से लिख लो। सवाल की स्टेटमेंट में एलसीएम और एचसीएफ, सवाल की स्टेटमेंट में एलसीएम और एचसीएफ कभी भी नहीं लिखता, आपने हिंट से पहचानना है। एलसीएम के हिंट लिख लो, मिनिमम लिखेगा, वर्ड लिखेगा मिनिमम, वर्ड लिखेगा मिनिमम, वर्ड लिखेगा लीस्ट। एलसीएम के हिंट बता रहा हूं, मिनिमम, लीस्ट, लोएस्ट, लोएस्ट, टुगेदर, टुगेदर, सेम, ये एलसीएम के हिंट हैं। ठीक है, और एलसीएम की डेफिनेशन आपके जहन में होनी चाहिए, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स, वो फिर आप लंबी डिबेट है, इधर नहीं हो सकती शार्टली। हाँ, इसी तरह एचसीएफ की कभी नहीं लिखता, ये शार्टली में सवाल पहचानने का तरीका बता रहा हूं। एचसीएफ का हिंट क्या है? एचसीएफ का हिंट क्या है? एचसीएफ के हिंट हैं हाईएस्ट, जल्दी से लिखो भाई, आपकी वजह से साथ इधर स्टाफ भी इंतज़ार कर रहा है ना, क्लास बंद क्लोज कर लें हम, हाँ वाइंड अप करनी चीज़ें। एचसीएफ के हिंट लिखो हाईएस्ट, हाईएस्ट, मैक्सिमम, मैक्सिमम, लिख लिया? फार, एफ ए आर, फार, दूर, वाइड, वाइड, इस तरह के एंड्स होंगे जी, राइट। ले भाई, ये शार्टली जितना कुछ डिस्कशन हो सकती थी मैंने ट्राई किया है कि कर लूँ, फिर अब पूरा सिलेबस तो नहीं पढ़ाया जा सकता ना, इसमें रिवीजन है। ठीक है, होप सो कि कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको हुआ होगा। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्ज़ाम्स। पास पेपर सॉल्व किए हुए मैंने दिए हुए हैं, तो ज़रूर उनको देख के जाएं, क्योंकि 2-3 पार्ट्स रिपीट करता है वो, राइट। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक।